नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। और आज हम बात करने जा रहे हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। आप सभी को पता होगा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों के लिए आज तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इन 5 राज्यों के गलियारों में सियासत भी गर्मा गई है। फिर से सभी उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और लगातार जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। चुनाव होते हैं जब भारत देश में, तो एक चीज बहुत कॉमन देखी जाती है और वो होती है कि चुनाव के समय में उम्मीदवार जो वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं और अपने घोषणा पत्र में लिखे गए सभी बातों को कहते हैं कि हम अपने सभी वादों पर अमल करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद जनता बस मुंह ताकती रह जाती है। कोई कुर्सी लेकर चला जाता है तो कोई हार का मुंह देकर घर बैठ जाता है। लेकिन उस जनता का क्या कसूर है जो पूरे चुनावी प्रक्रिया में आपका साथ देती है, आपकी बातें सुनकर आपको वोट देती है। फिर से चुनाव होने वाले हैं और फिर से विकास की जो चर्चा है वो जबरदस्त होने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान किया जाएगा, लेकिन 5 राज्यों में किस समीकरण पर चुनाव होंगे और क्या उम्मीदवार इस बार नया लाएंगे और जनता के सामने ताल ठोकेंगे और क्या विकास का जो जरिया है इस बार फिर से एक नए सिरे से उभरेगा और जनता को पता चलेगा कि विकास इस तरह से भी हो सकता है। क्योंकि उम्मीदवार लगातार विकास की बातें करते हैं और कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, जिंदगी भर के लिए हम आपका साथ देंगे और नई नई चीजें हम यहाँ पर लेकर आएंगे और अपने राज्य को एक बेहतरीन राज्य की तरह हम उभार कर दिखाएंगे। फिलहाल इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, हमारे जो संवाददाता है उनसे गहराई से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस समीकरण पर चुनाव लड़ेंगे, क्या नई ताल इस बार दावेदार ठोकेंगे, किस तरह से जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सोनिया दानो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो गहराई से हमारे साथ चर्चा करेंगी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सोनिया जी। जी मानसी, आज चुनाव आयोग ने ये बड़ी घोषणा कर दी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। अगर मैं बात करूं एक राज्य की, छत्तीसगढ़ से अगर मैं शुरुआत करूं, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सबसे बड़ा मामला है। और जाति जनगणना जो अभी बिहार में फिलहाल हुई है, लेकिन यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो भी ये मांग कर रही है लगातार कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके राज्य में किस जाति के कितने लोग वहां पर है। और जो गरीबी है वहां पर, गरीबी रेखा बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। इसी को लेकर जो बीजेपी, अभी फिलहाल तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी का निशाना यही है कि गरीबों को देखे और गरीबों के लिए वो क्या कर सकती है। बीजेपी गरीबों को साधने के लिए है और बीजेपी ये चाहती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। और जो बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का वहां पर बीजेपी लगातार कड़क कर रही है। और सोनिया, आप मुझे बताइए, जातीय जनगणना की बात आपने कही, तो आपके अनुसार जो जनता है वो समर्थन दे रही है कि जातीय जो जनगणना है वो होनी चाहिए राज्यों में? जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, तो जो जनता है, जनता का समर्थन किस तरह से देखने को मिल रहा है जातीय जनगणना को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में एक अहम रोल निभाए, क्योंकि लगातार राज्यों में जो जातीय जनगणना का जो प्रचलन है वो लगातार जारी है। जनता किस तरीके से समर्थन दे रही है? जनता के साथ बिल्कुल मानसी, जनता के साथ वहां पर सीएम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर ये हो, जाति जनगणना हो, लेकिन कुछ ऐसे रोड़े बीच में आ रहे हैं, कुछ ऐसी अड़चने बीच में आ जा रही हैं जहां पर वो जनगणना नहीं हो पा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार का अगर ये पास करती है, वो कहती है, अलाउ करती है जातिगत जनगणना के लिए, तब जाकर वहां पर जातिगत जनगणना हो सकती है। लेकिन जो खुद वहां की सरकार है वो चाहती है, वो कहती है कि अगर यहाँ पर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि वहां पर कौन सी जाति के कितने लोग हैं। और जाति के साथ वोट लड़ना वो नहीं चाहते कि जाति के साथ यहाँ पर वोट लड़ा जाए और जाति के भेदभाव में यहाँ पर वोट लड़ा जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो किसी प्रकार का, वो नहीं चाहते। लेकिन ये जो मुद्दा है वो अभी गरमाया हुआ है। बिहार में कहा जाता है कि जातिगत जनगणना जो है वो आंकड़े अभी गलत है, लेकिन क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो पक्ष और विपक्ष दोनों इसके खिलाफ। पक्ष नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वहां पर जो जातिगत जनगणना हुई है वो बिल्कुल सही है आंकड़े, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसीलिए वो नहीं करवा रही है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है वहां पर, तो क्या फिर से कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? ये बीजेपी के मन में बड़ा सवाल है, इसीलिए शायद जी अभी जातिगत जनगणना से हटकर, माफ कीजिएगा, हम इधर आते हैं कि जो चुनाव का जो समीकरण है वो कैसे था। छत्तीसगढ़ की आपने बात की,
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में भारी मतों से जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए एक उपलब्धि थी। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी चाह रही है कि छत्तीसगढ़ से किस तरह से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका जाए और भ्रष्टाचार का मामला आपने हमें बताया, तो जनता त्रस्त हो चुकी है। क्या जनता बदलाव चाहती है? क्या चाहती है कि कांग्रेस का एक जो पहिया वहां पर लगा हुआ है, कांग्रेस सरकार वहां पर चल रही है, कांग्रेस सरकार वहां से हटे और बीजेपी की सरकार या जो अन्य पार्टी है वो वहां पर आए? तो क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है जनता वहां की? बिल्कुल मानसी, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि वहां पर कर्नाटक में जिस तरह से राहुल गांधी ने मेहनत की थी, लगातार उन्होंने पैदल मार्च निकाला था और लोगों का दिल जिस तरह से उन्होंने जीता था। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर जनता बदलाव चाहती है और इस तरह की खबरें लगातार आती रहती है कि बीजेपी किस तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश करती है, महिलाओं को आरक्षण देकर, या फिर महिलाओं को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को जो है पास कर दिया और आप कह रही हैं कि जनता बदलाव चाहती है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके का यहाँ पर जो है भूमिका निभाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास किया है वो भी किस तरीके से यहाँ पर काम आ सकता है? क्योंकि जनता का समीकरण आपको देखने से क्या लग रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काम करेगी या बीजेपी पार्टी का महिला आरक्षण बिल पास करना यहाँ पर काम करेगा, या जो अन्य पार्टी है वो भी जिस तरीके से चुनावी मैदान में आके अपना जो है प्रदर्शन करेगी, तो जनता का जो रुख है वो किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? राजस्थान की बात भी हम कर लेते हैं, अशोक गहलोत की सरकार वहां पर कही जाती है, अशोक गहलोत की सरकार वहां पर चल रही है, तो जनता लगता है परेशान है, या जनता बदलाव चाहती है, या जनता अपनी ही पार्टी में वहां की बदलाव चाहती है? देखिए, अगर मैं राजस्थान की बात करूं मानसी, तो राजस्थान की जो जनता है वो अशोक गहलोत को बहुत बड़ा नेता मानती है, इसलिए अशोक गहलोत का वहां पर सिक्का चलता है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, उस बीजेपी का सीधा निशाना है महिलाओं के वोट बैंक पर। लेकिन ये जो अभी आरक्षण बिल पास हुआ है, ये अभी चुनाव होने वाले हैं अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे इस साल, उसमें इस आरक्षण का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण अभी आगे जाकर साल 2029 में ये लागू होगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, जनसंख्या यहाँ पर गिननी पड़ेगी और भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि ये बिल अगर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसी कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो विचार हैं वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो सत्तारूढ़ सरकार है हमारे पूरे देश में जो चल रही है, महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास कर दिया है, तो महिलाओं को ऐसा लगने लगे कि जो है हमारे हक की बात की जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि महिला का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से ट्रांसफर होकर जो राज्य में कांग्रेस की सरकार चल रही है बीजेपी की तरफ जा गिरेगा, ऐसा लगता है आपको? अभी तो जिस तरह की खबरें मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, उस तरह से लगता है कि महिलाओं को ये खुशी है कि हाँ, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन महिला समझदार है, पढ़ी लिखी है आजकल, उनको पता है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है, उन्हें पता है कि कौन नेता लुभावने वादे कर रहा है और कौन नेता बस यूं ही काम कर रहा है। और ये इस तरह महिलाओं को वोट बैंक साथ के ये नहीं होगा कि महिला सिर्फ उनको ही वोट करेगी, इसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी कई बार इस बिल को लाने की कोशिश की थी और अभी जाकर ये जो बिल पास हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट सिर्फ बीजेपी को मिल जाएगा, क्रेडिट दोनों पार्टी को जाता है और दोनों तरफ से जो पक्ष विपक्ष दोनों इसके विरोध में नहीं थे, इसके पक्ष में थे। तो विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पास करने में जो विपक्ष है वो साथ खड़ा था। चलिए सोनिया जी, अब थोड़ा तेलंगाना और मिजोरम की बात भी कर लेते हैं। तेलंगाना में पिछली सरकार जो है वहां पर उन्होंने दावा किया था और उनसे वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, तो वहां के समीकरण को आपको देखकर क्या लगता है? देखिए, तेलंगाना में अभी बीआरएस की सरकार है, इससे ये वहाँ की लोकल सरकार है, वहाँ की लोकल जो जनता है वो बीआरएस पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। किसानों की आय को लेकर वहाँ पर 2018 में ये मुद्दा उठा था। तो केसीआर ने जो वादा किया था कि किसानों की आय को दुगना करेंगे और जो अन्य भी जो गतिविधियां हैं किसानों के लिए, उन्हें बड़े कम दामों पर वो जो है किसानों को प्रोवाइड करवाएंगे, किसानों को प्रदान करेंगे, तो ऐसा देखने से लग रहा है कि किसान जो इस बार साथ दे सकते हैं केसीआर का, लगता है आपको?
अगर किसानों की मांगे अगर पूरी करती है सरकार तो बिल्कुल उनका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि केसीआर बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और बीआरएस वहां की लोकल पार्टी है, तो लोकल जो मुद्दे होते हैं वो बीआरएस वहां जाकर खुद देखती है, उनके बीच जाती है, जनता के बीच जाती है। लेकिन अब ये अपने आप में एक सवाल है कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार उनके लिए कुछ करती है तो ऑब्वियसली किसान उन्हें बिल्कुल वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस ये बड़ा मुद्दा उठा रही है किसानों के आय को लेकर और बिजली को लेकर। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वहां पर बनकर तैयार है। सुना गया था सोनिया जी की जो बिजली की दरें हैं वो भी कम कर दी जाएगी, बिजली है जो कम दाम पे उनको उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को। जिस तरीके से किसानों की एक बड़ी आबादी जो है वो किसान है वहां पर और तरह तरह के काम करते हैं, क्योंकि किसानों पर हमारे पूरे देश की कमर टिकी होती है। तो अगर किसानों की फेवर की बात, अगर किसानों के पक्ष की बात हम करें, केसीआर ने कहा था कि वो आय जो है दुगनी कर देंगे, बिजली को जो कम दर पे वो उन्हें जो सामान है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या किसानों की एक तरफा आपको लगेगा कि किसानों के पक्ष की बात हो रही है, तो किसान जो है क्या केसीआर राव के पक्ष में जाएंगे? बिल्कुल, अगर उनकी मांगे पूरी होती है मानसी तो वो बिल्कुल उनके पक्ष में जाएंगे, लेकिन सिर्फ किसान के वोट से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर कांग्रेस किन मुद्दों को उखाड़ती है, कैसे वहां पर अपना जो मैनिफेस्टो है वो तैयार करती है, ये कांग्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कांग्रेस अगर चाहे तो किसानों को भी लुभा सकती है, कई बड़े बड़े वादे कर सकती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है, क्योंकि वहां पर कई बड़े मुद्दे थे जो बीजेपी उठाकर लेकर आई थी। वहां पर ऐसा भी कहा जा रहा था कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है तो उसके बाद तेलंगाना सरकार कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानती है। हालांकि कुछ सूत्र ऐसे भी बता रहे थे कि प्रतिद्वंदी सिर्फ मानती कांग्रेस को है, लेकिन असल में अपना प्रतिद्वंदी वहां बीजेपी को समझती है, जबकि बीजेपी की सरकार तेलंगाना में अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो ये बड़ा कंपटीशन हो जाता है बीजेपी के बीच, लेकिन वहां पर जो विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है उसे कांग्रेस को माना जाता है और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहां पर बिलोंग करते हैं, वहां से आते हैं और वो भी लगातार क्षेत्रों का दौरा करते हैं। और किसान का मुद्दा हो या फिर किसी का महिलाओं का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, वो कांग्रेस लगातार उठाती रही है। तो ये सोनिया जी मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क्या सरकार कोशिश करेगी, जो अन्य पार्टियां हैं क्या वो कोशिश करेंगी कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से जनता को अपने पक्ष में किया हुआ है वो अपने कार्य के बतौर पर किया हो, या जिस तरीके की नीतियां भी वहां जो मध्य प्रदेश की सरकार में फिलहाल चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है अन्य पार्टी किस तरह से इस बार ताल ठोकेंगी वहां पर और जनता को अपने पक्ष में लेकर आएंगे? बिल्कुल, देखिए मानसी, लगातार जो शिवराज चौहान है वो काम कर रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, ग्राउंड जीरो में जाकर लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर कमजोर दिख रही है। क्योंकि इस तरह अगर बीजेपी के पास पावर है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से फील्ड में उतर कर खुद लोगों के घर जा रहे हैं, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी अगर घटना घट जाती है तो उनके घर जाकर उनको आश्वस्त करते हैं, उनको मुआवजे की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा शिवराज सिंह के मन में ये डर है कि क्या पता इस बार कांग्रेस बाजी मार ले, इसीलिए इतनी मेहनत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और मैं साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो वहां पर भी कांग्रेस राज्य में आ गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन साल 2020 में कुछ ऐसा सत्ता पलट हुआ कि बीजेपी में विधायक कांग्रेस के आ गए और बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। तो कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में है कि इस बार कहीं कांग्रेस बाजी न मार ले। जी, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से मैंने शुरुआत करी और बताया कि अपने संवाददाता से हम थोड़ा गहराई में बातचीत करेंगे। सोनिया जी, भारत देश में जब चुनाव होते हैं तो आपने भी देखा होगा कि उम्मीदवार लगातार जनता से वादे करते हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को कहते हैं, जनता के साथ मिलकर बैठते हैं, जनता के साथ मिलकर खाना खाते हैं और बताते हैं कि जनता ही उनका परिवार है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होने के बाद जनता को उनका मुंह ताकना पड़ता है। ऐसे किस तरह से समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि जनता की जो है लिटरेसी दर भी लगातार बढ़ाई जा रही है, शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, तो लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता इस बार आएगी, जनता इस बार बातों में आ जाएगी उम्मीदवारों की, जिस तरीके से कहते हैं हम आपके हर वादे को पूरा करेंगे, हम आपकी हर कमी को दूर करेंगे, तो क्या जनता इस बार आ पाएगी उनकी बातों में?
देखिए मानसी, ये डिपेंड करता है जनता की सोच में और जनता की एजुकेशन कितनी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कौन लुभावने वादे कर रहा है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की सरकार लगातार यहाँ पर आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस, या इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। लेकिन अगर जनता को कुछ कमी दिखाई देती है तो वो सत्ता पलटने में देर नहीं करती। और जनता के मन में और दिमाग में ये चीज है कि जो काम करेगा उसी को लेकर आएंगे। और ग्राउंड जीरो पे आप उतर के देख लीजिए, जनता यही उम्मीद रखती है जो सरकार होती है कि अपने जो लुभावने वादे हैं उनको पूरा करे। ऐसा ही सोनिया जी, एक मिनट, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि जो काम करेगा उसको जो जनता है वो ताज पहनाएगी। तो आपको क्या लगता है जनता किस तरफ ज्यादा जाती है? जनता पार्टी की तरफ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मोदी की लहर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा जाता है कि राहुल गांधी की लहर है। तो जनता पार्टी की तरफ ज्यादा जाती है या फिर जनता देखती है कि काम किसने किया? ऊपर से एक और उसमें अहम रोल निभा देता है, वो है जातीय जनगणना। क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर जब उम्मीदवार भी जो है फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद वो भी जाति को देख के कहते हैं। और कहीं ना कहीं क्या जनता भी इस तरीके से सोचती है कि अगर हमारी जाति का जो है उम्मीदवार फील्ड में उतरा है तो कहीं ना कहीं हमें उसका समर्थन देना चाहिए? आपको क्या लगता है इन बातों को देखकर? देखिए मानसी, अगर मैं अपने खुद जो मैंने देखा है जनता के बीच उतर के, मैं कहूंगी कि इस बार जो समीकरण है वो कांग्रेस, बड़ी जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो मुकाबला होगा वो 50-50 होगा, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने भी पूरी तैयारी की है और 4000 किलोमीटर तक वो खुद पैदल यात्रा करके उन्होंने लोगों से वो मिले हैं, लोगों के बीच गए हैं वो। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं नए नए बिल पास करके लोगों को लुभावने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जमीन पर उतरेगा जनता उसी की होगी। और देखा जाए तो अभी 370 हटने के बाद लद्दाख में चुनाव हुए थे जिसमें इंडिया गठबंधन उभर कर उतरी है, यानी कि वहां की जो रीजनल पार्टी है उसके बाद कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सोनिया जी कि जिस तरह से इंडिया जो है अलायंस बन चुका है, गठबंधन एक बना लिया है, तो विपक्ष मजबूत हो गया है और बीजेपी अकेली मैदान में खड़ी है और पूरा जो गठबंधन है 26 पार्टियों का वो बनकर एक तरफ तैयार हो चुका है। तो जो टक्कर होगी वो बिल्कुल 50-50 की होगी, क्योंकि इस बार अन्य पार्टी अलग तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि इंडिया जो है अलायंस बना दिया गया है। तो क्या लगता है आपको सबको देखकर? बीजेपी अलग मैदान में खड़ी है और जो इंडिया गठबंधन है वो अलग मैदान में खड़ा, आमने सामने की टक्कर इस बार होने वाली। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर इस बार होगी, लेकिन जो बीजेपी के लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर वोट उनको नहीं मिल सकते। धरातल पर जाकर उनको काम करना होगा, जमीनी स्तर पर जाकर काम करना होगा, लोगों से उनकी राय जाननी होगी, तब जाकर उन्हें वोट मिलेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी ने मेहनत किया, इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी अगर अकेले भी कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ती तो शायद ये मुकाबला 50-50% हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन बन गया है तो अब इनके पास ये जो कांग्रेस सरकार है वो भी खुद कंफ्यूज हो गई है कि अब पीएम का चेहरा किसे बनाए। अगर कांग्रेस पीएम का चेहरा घोषित कर देती है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा है। पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पीएम मोदी के अगर पीएम मोदी का चेहरा नहीं होता तो शायद बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती। ये बीजेपी के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा रोल कर रही है और इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी बनकर बड़ा जो गठबंधन है वो बनकर उभर रही है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि पीएम का चेहरा कौन होगा, इससे उनको और ज्यादा मदद मिलेगी, वोट बैंक उनकी तरफ आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद सोनिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए और भी जो तमाम जानकारी वो हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, इतने भी उम्मीदवार धरातल पर उतरते हैं, जनता से वादे किए जाते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश करी जाती है। एक तरफ बीजेपी पार्टी खड़ी है और एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन खड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इन विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगी ये आने वाले 3 दिसंबर को देखना होगा। बीजेपी पार्टी ने जो महिला आरक्षण बिल पास करा है तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं के हितों की बात करी गई है और उसके बाद एक जो परिवर्तन देखने को मिला है, महिलाओं को लगता है कि उनके हक की बात करने वाली कोई सरकार आ गई है, उनके हितों की बात करने वाली कोई सरकार आ गई है। ये तो 3 दिसंबर को ही देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर लाई है और बीजेपी की लगातार 370 हटा देना, 3 तलाक का बिल हटाकर पास कर देना, उसके बाद महिला आरक्षण बिल को भी पास कर देना,
कितनी तरह की चीजें इन विधानसभा चुनाव पर कितना असर करेंगी और आने वाली 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में कितना असर करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।